नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये देखें कि बयानिया बनाया कैसे जाता है। एक बयानिया बनाया गया पाकिस्तान में और बार बार बनाया गया। पाकिस्तान की मीडिया ने उसके बारे में बार बार बात की कि जनाब कोई ISI के अफसरान थे, उन्होंने, और आसिम मुनीर का नाम लिया जाता है, कि इन्होंने इमरान खान साहब को ले जाकर फाइलें दिखाई कि जनाब बुशरा बीबी करप्शन कर रही हैं। तो इमरान खान साहब ने उस पर तवज्जो नहीं दी। अच्छा, एक बयानिया ये है कि ISI के अफसरान ने इमरान खान को मुबैना तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि फाइलें दिखाई और इमरान खान साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब दूसरा दावा, ये जो आर्टिकल छपवा दिया गया, इसके अंदर यह किया जा रहा है कि बुशरा बीबी ISI के लिए काम करती थी और वहां से मालूमात लेकर इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो मामला करती थी और उनको गुमराह करती थी या उनके फैसलों के ऊपर असरअंदाज होती थी। अच्छा, एक तरफ कह रहे हैं कि जनाब एजेंसियों ने बुशरा बीबी की करप्शन पकड़ के इमरान खान को दी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, बुशरा बीबी एजेंसियों के लिए काम करती थी और वो इमरान खान को इंफॉर्मेशन देती थी। अंदाजा करें आप, इनको बयानिया भी नहीं बनाना आता भाई। अगर एक बयानिया बनाना है, दूसरे का बेड़ा गर्क हो जाता है, दूसरा बनाना है, पहले का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो सोच समझ के काम करना चाहिए। जब बहुत बुरे हालात हो जाते हैं ना, बेड़ा ही गर्क हो जाता है, तो तब फिर बयानिए भी इसी तरह के बनते हैं, 2 नंबर किस्म के, फ्रॉड किस्म के बयानिए। अब ये एक आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था माजी में। ये उनका स्टेटमेंट है जनवरी 2024 का उनका स्टेटमेंट है। 25 जनवरी को उन्होंने स्टेटमेंट दिया 2024 को, इलेक्शन से पहले। उन्होंने कहा था $5 लाख देकर द इकोनॉमिस्ट या गार्डियन, इन दोनों समेत किसी भी बैनुल अक़वामी जरीदे में कॉलम छपवाया जा सकता है। तो आसिम मुनीर साहब को इस बात का पता था, या वो ये जानते हैं या वो ये मानते हैं कि पैसा दो और बड़े बड़े बैनुल अक़वामी अखबारात के अंदर कॉलम छपवा दो या आर्टिकल छपवा दो। अब इसमें जो है वो नजम सेठी साहब ने एक इंकशाफ किया। नजम सेठी साहब कहते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट के अंदर नहीं लिखा गया आर्टिकल, इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा एक जरीदा है, वो ये कहते हैं उसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और वाकई है भी यही है कि 1843 ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है 1843, इसमें ये छाप दिया गया है। और नॉर्मली यहाँ पे इस किस्म की चटपटी खबरें जो हैं वो छाप दी जाती हैं। अच्छा, इस खबर को संजीदा जरूर लिया जाता है कि 1-2 दिन जो मुसन्निफ हैं, जो खातून हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिख के वहाँ पे छाप दिया, अगर वो खामोश रहती तो। लेकिन वो आ गई मीडिया पे, उन्हें मौका मिल गया, वो मीडिया पे आई, मीडिया पे आके उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। एक तो उनका सारा पहले ही ये मामला खुल गया कि PMLN के साथ उनके दरीना ताल्लुकात हैं और उनकी हमदर्दियां नून लीग के साथ हैं। मरियम नवाज के बारे में बड़े अच्छे उनके ट्वीट्स हैं, PMLN को वोट करो, इसको वो रीट्वीट करती रही हैं। तो उन्हें PMLN बतौर पार्टी बहुत पसंद है। और यहाँ मुबैना तौर पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2017 में इलेक्शन से पहले जब PMLN का दौर था, ये खातून कोई फंड रेजिंग के लिए गई थी, इन्हें कोई एक पोर्टफोलियो भी मिला था और ये बरतानिया गई थी और ऑफिशियल इनका विजिट था, इनको हेड बनाया गया था एक पूरी एक टीम का। तो वहां पे भी इनका मामला आया और सोशल मीडिया के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। हाई कमीशन ने इनके हवाले से कुछ चीजें डिलीट भी की हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। अच्छा, जब ये खातून को सुना ना, तब कुछ चीजें मजीद सामने आ गई। एक तो ये बात सामने आ गई कि इन्होंने ये जो सारी खबर बनाई है या आर्टिकल लिखा है, ये काम अब से शुरू नहीं हुआ। ये गुज़िश्ता साल जब बुशरा बीबी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक तहरीक लेकर निकली थी, ये मामला तब शुरू हुआ था नवंबर में। और तब इन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया था कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो ये आर्टिकल हम छाप देंगे। लेकिन फिर ज़रूरत नहीं पड़ी, 26 नवंबर हो गया, कत्लेआम, मामला किसी और तरफ मुड़ गया, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम से जो असल मसला, उससे तवज्जो हटाने के लिए, असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि पाकिस्तान के सदर ने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, दोनों ने ताहयात इस्तिस्ना ले लिया है। और उलमा इकराम, जो जय्यद उलमा इकराम है, उनके बकौल ये अमल गैर इस्लामी और गैर शरई है, यानी इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। हमारे आर्मी चीफ ने और हमारे सदर पाकिस्तान ने, आसिम मुनीर साहब और जरदारी साहब, इन दोनों ने ताहयात इस्तिस्ना आईन के अंदर ले लिया है, जबकि ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, ना शरीयत इसकी इजाज़त देती है। ये गैर इस्लामी है, गैर शरई है। और ये मैं नहीं, जय्यद उलमा इकराम कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहे हैं। अब इससे तवज्जो हटाने के लिए अदलिया का भी बेड़ा गर्क कर दिया, पल्ले ही कुछ नहीं बचा अदलिया के। तो इन चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए मुझे लगता है कि ये मामला मोड़ के इस तरफ लाया गया और ये आर्टिकल बेटाइमा ही छाप दिया गया और पाकिस्तान के मीडिया को सबको मजबूर कर दिया गया कि जनाब ये आर्टिकल छप गया है 1843 में, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इकोनॉमिस्ट का, वहां पे तो आप उठा के सब इसके ऊपर भरपूर किस्म की कवरेज करें। तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। जब ये खातून का इंटरव्यू किया गया, चंद चीजें पता चली कि पिछले साल बनाया था, अब छाप दिया गया। फिर पता चला कि जनाब इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो उन्होंने सोशल मीडिया से और दूसरे मीडिया से, इधर उधर से जो पाकिस्तान में चेमगोइयां होती हैं वहां से उठाए। जब उनसे पूछा गया सबूत लेकर आओ, सबूत उनके पास था कोई नहीं। अब नईम हैदर पंजूता साहब एक उभरते हुए सियासतदान है, नौजवान है, वो बैठे हुए थे एक शो में, उन्होंने जितने सवाल किए बीबी के पास एक भी जवाब नहीं था।
मैं देख रहा था कि एक बेबसी थी, वो साबित नहीं कर पा रही थी कि जो उन्होंने लिखा उसको वो उसको प्रूफ नहीं कर पा रही थी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुझे लगता है कि ऐसा एक मौका है, या इमरान खान साहब की फैमिली के पास, कि वो इस मामले को लेकर बरतानिया की अदालत में केस कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टोरी जो है वो इसी तरह की छापी गई है कि वहां से ये बात, वहां से ये बात, वहां से ये बात, अपने तौर पे कोई ऐसी तहकीक वो नजर नहीं आ रही, या कुछ सबूतों की बात की गई हो कि हमारे पास सबूत है, इसके कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भी उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वहां से ये पढ़ दिया, यहां से ये पढ़ दिया। ये इस किस्म की स्टोरी है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि एक बदनामी हुई है, इसको एस्टेब्लिश करके, यानी 2 मरलों में होगा। सबसे पहले ये होगा कि अदालत में ये केस किया जाएगा कि जनाब ये हमारे साथ किया गया। पहले इसके ऊपर आप देखें कि ये डेफेमेशन है, तो जब अदालत कहेगी जी बिल्कुल डेफेमेशन है, तो फिर उसको कहा जाएगा कि अब आपने ये इल्जाम लगाया, ये साबित करें। तो ये इल्जाम कैसे कोई साबित करेगा? होते उनके पास तो वो अदालत में बता देती, लेकिन अदालत में भी वो कुछ बताने में कामयाब नहीं हुई, बल्कि नाकाम हुई। तो नाज़रीन, एक और चीज यहां पे सामने आती है। आसिम मुनीर साहब को जब डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाया गया, तो ये बात इमरान खान साहब ने भी बताई थी और जुल्फी बुखारी ने भी बरतानिया में ये बात कंफर्म की थी। उन्होंने ये कहा था कि जब आसिम मुनीर साहब को डीजी आईएसआई के ओहदे से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हटाया गया, तो उन्होंने बुशरा बीबी से बात करने की दरख्वास्त की थी कि मेरा बुशरा बीबी से रब्ता करवाया जाए। अब रब्ता इसीलिए ना, कोई बातचीत हो जाए, मेरी रास्ता मेरा बच जाए, ओहदे से हटाया जा रहा है, वो ना हटाया जाए। लेकिन बुशरा बीबी ने मुलाकात नहीं की, या मुस्तरद कर दिया मुलाकात की जो एक उनकी दरख्वास्त थी उसको। अब उसके बाद आप देखें कि बुशरा बीबी के खिलाफ इस निज़ाम में पूरी एक नफरत है। ये जो आर्टिकल नाज़रीन अभी आपने पढ़ा, इससे मिलती जुलती चीज़ें जब मैं आईएसआई की कैद में था तो उन्होंने मुझे भी दी थी, बल्कि उसके अंदर पॉइंट्स उन्होंने मुझे लिखवा के, बल्कि खुद लिख लिख के दिए थे। उन्होंने कहा था जी इसके ऊपर आपने पूरी एक वीडियो बनानी है इन पॉइंट्स के ऊपर। मैंने कहा जी मैं जानता ही नहीं इन बातों को। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आईएसआई के लोग मजबूर करते थे कि आप लोग ये बोलें, ये स्टेटमेंट आप दें। मैंने वो स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन वो इससे मिलता जुलता ही था कि जनाब वो जादू करती हैं, तो वो टूना करती हैं, तो उनको जो है उनका एक तरीकाकार है वो, और बहुत गंदी बातें इसके अलावा भी थी जो इस आर्टिकल में भी नहीं है, बहुत सारी गंदी बातें। तो वो उस वक्त मुझे मजबूर कर रहे थे कि ये बात कहो। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये आईएसआई के लोग जो है, या इनको कहा गया है या ये खुद से कर रहे हैं, ये बुशरा बीबी पर बहुत गुस्से में है और ये एजेंसी उनके बहुत खिलाफ है। उस वक्त मुझे इस बात का आइडिया हुआ था। चंद चीज़ों का जिनका मुझे आइडिया हुआ, ये हुआ कि बुशरा बीबी के ये लोग बहुत खिलाफ हैं। एक, मुझे पता चला कि अरशद शरीफ के केस में बहुत डरे हुए हैं। दूसरा, ये जनरल फैद हमीद और इमरान खान साहब, इन दोनों के बड़े खिलाफ हैं, और जनरल फैद हमीद पे बहुत गुस्सा है ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को। तो भाई वो आपस की लड़ाई लड़ो, आपस में जितना मर्जी। जनरल फैद हमीद भी कोई आसमान से उतरा हुआ तो नहीं था, वो भी सियासी मुदाखलत करता था, वो भी गंद मारता था। मैं कहता हूं जनरल फैद हमीद को करप्शन की बजाय और बाकी चीज़ों की बजाय सियासत में मुदाखलत पे बदतरीन सजा देनी चाहिए, और ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए कि उसके बाद आने वाले जितने भी डीजी आईएसआई हैं उनको भी लपेटो। यानी नदीम अंजुम साहब ने भी सियासत में बदतरीन मुदाखलत की है, इनको भी पकड़ो और ये बाकियों को भी पकड़ो। लेकिन अगर जनरल फैद हमीद तक ये मामला रुकना है तो ये नहीं होना चाहिए, ये फिर मामला आगे बढ़ना चाहिए, पीछे भी जाना चाहिए। सबको पकड़ो, इनकी कब्रों के ट्रायल करो। ये जो जर्नैल पाकिस्तान को मार्शल लॉ लगा के बेड़ा गर्क करके गए ना, जिन्होंने पाकिस्तानियों को जंगों के अंदर झोंक दिया, गैरों की जंगों में, और आग लगाई पूरे पाकिस्तान में, इन सबसे आज भी जवाब मांगा जाना चाहिए। तो बहरहाल बुशरा बीबी पे गुस्सा तो बहुत था, ये तो मैंने फील भी किया था, और अब एक आर्टिकल भी आ गया आपके सामने। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा? इमरान खान साहब की इज्जत को कोई फर्क पड़ा? तो बजाहिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। या 3.5 साल हो गए रजीम चेंज ऑपरेशन को, 3.5 साल से भी ज्यादा हो गए। अगर मामला बार बार घूम के इमरान खान साहब की खानगी जिंदगी पे ही आता है, तो जाओ भाई जाके अडयाला जेल में माफी मांग लो इमरान खान से, और क्या करना है। यानी अगर घूम फिर के मामला बार बार इमरान खान साहब की खानगी जिंदगी, उनकी निजी जिंदगी, उनकी बीवी, इन मामला पे आना है, तो भाई जाके इमरान खान से माफी मांग लो। आपको इस लेवल की घटिया लड़ाई लड़ना जेब ही नहीं देता, ये होना ही नहीं चाहिए, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि अब देखें ना जजेस इस्तीफे दे रहे हैं, बहुत सारी जगहों से खबरें आ रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो जजेस पहले इस्तीफे दे चुके हैं वो बात करना शुरू हो गए हैं। बुकला के अंदर एक बेचैनी पैदा हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में एक पूरा माहौल बना रही है एहतजाज का। आहिस्ता आहिस्ता वो मोमेंटम गेन कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम गेन कर रहे हैं। अब ये वो मोमेंटम जो पिछले साल था वो बहुत ऊपर चला गया था, लेकिन अब सुहेल अफरीदी कोशिश कर रहे हैं, कभी वो यूथ के पास जाते हैं, अभी वो मलाकंड साइड पे गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने एक जलसा किया है, वहाँ उनके साथ सुहेल अफरीदी के साथ मौजूद थे, जुनैद अकबर भी, बाकी लोग भी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता नौजवानों को मुतहर्रिक कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ अजला में, और जलसों में लोगों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। हालांकि जब आखिरी जलसा अली अमीन गंडापुर के दौर में हुआ था तो पंजाब से भी बेशुमार लोग आए थे, इमरान खान साहब की कॉल थी, लेकिन लोगों की अली अमीन गंडापुर में वो दिलचस्पी नहीं थी। उस दिन मुझे आइडिया हो गया था कि इनका रहना बहुत मुश्किल है। तो अब नया वज़ीर आला है, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बन रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ वकला भी मुतहर्रिक हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि अदलिया में कोई बेहतरी की जो उम्मीद बाकी थी
वो ख़त्म हो गई है और अब वो अदलिया मौजूद नहीं है जो पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान में अदलिया को कंप्रोमाइज़ कर दिया गया है और हुकूमत का एक झेली इदारा बना दिया गया है। यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपना पहला खिताब कराची में करेंगे वकला से, और वहाँ पे जो वकला तंजीमें उन्होंने फैसला किया कि उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वकला मौजूदा फस्तायत के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हो पाएंगे। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और वकला एक तहरीक चली थी, वो अब तक की सबसे तगड़ी और बड़ी वकला तहरीक थी, तो उसमें आप चंद चीज़ें याद रखिएगा कि बड़े बड़े वकला के नाम थे। दूसरा, उसके पीछे फंडिंग बड़ी इन्वॉल्व थी, यानी पीपल्स पार्टी, PMLN, फिर इनकी बड़ी बड़ी फंडिंग होती है, तो उसके पीछे पैसा फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व थी। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट का एक पूरा हिस्सा वो सपोर्ट भी कर रहा था वकला तहरीक को। इन चीज़ों की मौजूदगी में वकला ने बड़ी शानदार तहरीक चलाई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंप्रोमाइज़ से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट में नरमी थी एक हिस्से में कि ठीक है ये अपना काम करें, थोड़ी गुंजाइश मौजूद थी। दूसरा, पैसा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था और काला कोट छा गया था उसके बाद। अब जो है वो क्या ये सारा कुछ हो पाएगा? क्या वकला खुद से एक तहरीक अपनी अदलिया की आज़ादी के लिए कड़ी कर पाएंगे? क्योंकि अब जजेस इस्तीफे देकर आ रहे हैं और ये बड़ी हौलनाक सूरत हाल है। अगर इसमें और जजेस शामिल हो जाते हैं तो ये एक ताकतवर वकला तहरीक बन सकती है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट और वकला के बीच में जब पेचा पड़ेगा तो तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। नाज़रीन, स्पेन में मेरी मुलाकात कुछ दोस्तों के हमरा, क्योंकि एक इकट्ठा वहाँ बहुत सारे और लोग भी बैठे थे, मेरी उमर डार से मुलाकात हुई और मून सलाई से भी मुलाकात हुई। तो मून सलाई ने मुझे बताया कि उनके ऊपर जो इंटरपोल में केस बनाया गया था वो ख़त्म हो गया। तो मैंने उनसे पूछा जी आपके ऊपर केस क्या बनाया? तो जी केस बनाया हुआ था और पॉलिटिकली मुझे यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे इल्ज़ाम थे कि इंटरपोल के ज़रिए मुझे पकड़ें। लेकिन जो इसकी तफसीलात हैं वो ये हैं कि इंटरपोल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट साबित ही कुछ नहीं कर पाई। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये साबित करें या ना करें, एक परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान के बारे में। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो केसेस बनते हैं सियासतदानों पे, सहाफ़ियों पे, शायरों पे, समाजी शख्सियात पे, वो ज़्यादातर केसेस बनते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, सियासत की वजह से बनते हैं कि अगर आपकी सियासत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई है तो आप पे कोई केस नहीं बनेगा, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए फिर आप पे बहुत सारे केस बनेंगे। तो इसलिए जो इंटरपोल है वो इनके रेड वारंट अमूमन जारी नहीं करते, या वो पाकिस्तान की बात मानते नहीं है ऐसे केसेस में। उनके पास आसान तरीका होता है, वो उसको गूगल करके भी देख ले तो पता चल जाता है कि ये आदमी सियासतदान है और आजकल इसकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगड़ी हुई है। तो मोहन सराई को ये इसमें कामयाबी शायद इसलिए मिल गई है और पाकिस्तान की हुकूमत जो है कुछ कर नहीं पाई। नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है, ये एक करैक्टर है और इसकी कुछ ईमेल्स लीक हो गई। करैक्टर का नाम है जेफरी एप्स्टेन। इनकी कुछ ईमेल्स लीक हो गई हैं, अब दुनिया में नहीं है, और इसकी ईमेल जो है उनमें बड़े बड़े लोगों के साथ इसके ताल्लुकात हैं, पता चल रहा है, यानी सऊदी अरब और कतर के हुक्मरानों के साथ भी, ट्रंप के हवाले से भी इसमें चीज़ें हैं, बहुत सारे और लोगों के हवाले से चीज़ें हैं। कुछ 9 बड़े इंकशाफात अब तक जो बैन अवी रिपोर्टें हैं उनके मुताबिक सामने आए। अब ये जो करैक्टर था इसके बारे में सब जानते हैं कि किस लेवल का एक करैक्टर था और इसराइल का बड़ा प्रो था, बहुत इसराइल को बहुत पसंद करता था। तो इस करैक्टर की जानिब से इसकी ईमेल्स लीक होना और उनके अंदर इमरान खान का तस्करा होना, ये बड़ी अजीब चीज़ है। अच्छा, शुरू में ये हुआ कि जैसे ही ये ईमेल्स लीक हुई तो बहुत सारे लोगों ने इसको एक फ़ायदे के तौर पे लिया और उन्होंने रोला डाल दिया जनाब पाकिस्तान में कि जनाब देखें जी इमरान खान साहब के बारे में ये एप्स्टेन फाइल्स आ गई हैं और उसमें इमरान खान का अब पता चलेगा। तो लोगों ने रोला डाल दिया जनाब कि ये तो यहूदी एजेंट है। पहले से ये कहते हैं इमरान खान को इसराइली एजेंट है, कोई यहूदी एजेंट कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पाकिस्तान में जिसकी ज़बान पे जो आता है लोग कह भी देते हैं। तो इमरान खान के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया गया इस मामले में। लेकिन जब ये सारी तफसीलात सामने आई और इसके ऊपर बैन अवी कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया तो फिर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब हुआ क्या, इन फाइल्स के अंदर इमरान खान को इंतहाई मजहबी और खुमैनी की तरह या सदर शी जिनपिंग की तरह जो चाइना के सदर हैं, या उर्दवान की तरह जो तुर्की के सदर हैं, या जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उनकी तरह, यानी वो कहा गया ये उनसे भी एक हाथ आगे है इमरान खान। ये आदमी इमरान खान के बारे में कह रहा है और इनके ख्यालात जो है वो मगरिब की एलीट को नफरत की हद तक तकलीफ देते हैं। अब आप ये देखें कि इमरान खान से सहूनियत को क्या खतरा था, लीक ईमेल में बड़ा इंकशाफ। ये रज़ी ताहिर साहब लिख रहे हैं। जेफरी एप्स्टेन की लीक होने वाली 31 जुलाई 2018 की ईमेल्स के मुताबिक उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में इमरान खान, उर्दगान, खामनई, शी जिनपिंग और पुतिन से भी ज़्यादा अमन के लिए बड़ा खतरा है। एप्स्टेन ने इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने को वाकई बुरी खबर भी करार दिया था। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जेफरी एप्स्टेन जो है इनके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि ये मुसाद की ईमा पर दुनिया भर के सियासतदानों के साथ इनका वो मामला चलता रहता था।
ये इस किस्म की चीज़ जो है वो भी रिपोर्ट हुई है। तो आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे गिरी और क्यों गिरी, और वो कौन लोग थे जो इमरान खान साहब को पहले दिन से ही नापसंद करते थे। अब काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जा रही। देखें, जनरल बाजवा को क्या चाहिए था? एक्सटेंशन। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली नहीं। इमरान खान साहब ने दूसरी मरतबा पहले दे दी थी, दूसरी मरतबा इमरान खान साहब ने कहा जी मैं नहीं देता, तो बाजवा साहब ने कहा जी मैं नून लीग से ले लूंगा। उन्होंने उधर डील मारी, उन सबको इकट्ठा कर दिया और आलमी सपोर्ट उन्होंने ले ली इमरान खान साहब के खिलाफ लॉबिंग करवा के। अब इमरान खान साहब जो हैं वो लग गए दीवार के साथ, फिर उनकी हुकूमत गिरा दी गई। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान चल नहीं पा रहा। अभी दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा कर दिया। ये पाकिस्तानियों को एक के बाद एक इस तरह का तोहफा दिया जाता है। नाज़रीन, फैसल भाटा साहब भी वही बात करते हैं जो हम करते हैं, ठीक है, कार अलग है। हमारे कुछ टाउट दोस्त हैं वो भी यही बात करते हैं जैसे हम बात करते हैं, एक जैसी बात करते हैं। हम ये बताते हैं कि ये गलत है, लेकिन पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की पॉलिसियां चला रही है और वो पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के मामला को कंट्रोल कर रही है, और इसके अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का मेन किरदार है। हम ये कहते हैं तो हमारे पर गद्दारियों की, बगावतों के मुकदमात होते हैं, हमें जो है वो जान को खतरा पड़ जाता है, दर्जनों मुकदमात हो जाते हैं। यही बात फैसल भाटा दूसरे अंदाज में कर रहा है। अल्लाह का शुक्र करें कि आसिम मुनीर मुल्क को चला रहे हैं, रोनाल्डो बने हुए, यानी वो तारीफ के अंदाज में वही इल्जाम लगा रहा है कि एक्चुअली मुल्क को आसिम मुनीर चला रहे हैं। एक्चुअली मुल्क के ऊपर कंट्रोल जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है। फैसल भाटा भी वही बात कर रहे हैं, हम भी वही बात कर रहे हैं। फैसल भाटा ये बात करते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं, हम ये बात करते हुए इसको जमहूरियत के लिए गलत करार दे रहे हैं, लेकिन उन्हें शाबाश मिल रही है, हमारे ऊपर मुकदमात हो रहे हैं। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम ये है कि वो ये कहते हैं कि हमने कंट्रोल करना है सारी चीज़ों को, लेकिन इसको एक्सेप्ट किया जाए। अगर आप इसकी तारीफ करें, इसे एक्सेप्ट करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये गलत हो रहा है, ये गैर जमहूरी है, ये गैर आईनी है और आप कानून और आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर उनका रद्द-ए-अमल आता है। असल कहानी सिर्फ इतनी है। लेकिन एक बात याद रखें, चीज़ें चाहे हम रिकॉर्ड पे रखें, चाहे दूसरी तरफ की जो लोग हैं वो रिकॉर्ड पे रखें, चीज़ें रिकॉर्ड पे आ रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।